नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश म्यूचुअल फंड डिकोडेड। ये हमारा एक खास सेगमेंट होता है जहां हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड पे और जानने की कोशिश करते हैं उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें और उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर सकें। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं mywealthgrowth.com के को फाउंडर हर्षद चेतनवाला। जुड़ेंगे सर से और जानेंगे उनसे इंडेक्स फंड्स के बारे में। हर्षद, बहुत स्वागत है आज के शो में। जी नमस्कार शिवानी जी। आपने अपना वक्त हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सबसे पहला सवाल मेरा, इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और बीते सालों में ये इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए हैं? इसमें कोई शक नहीं है शिवानी जी कि पिछले 2-3 सालों में जो इंडेक्स फंड्स जो है उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन की है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि पिछले 2-3 साल अगर हम देखेंगे, वहां पर एक्टिव फंड्स जो होते हैं, जिसे फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, वो ये इंडेक्स फंड्स जहां पे जो इन्वेस्टमेंट्स होता है वो केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे होता है। यानी जितना ज्यादा ट्रेडिंग और जो आपका जो शेयर का वैल्यू है उसके हिसाब से, वॉल्यूम्स के हिसाब से, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो सबसे बड़ी कंपनीज होती है वो इंडेक्स में आती है। अब इंडेक्स फंड्स में होता है कि आपको फंड मैनेजर की कोई भूमिका नहीं है। जो सबसे बड़ी कंपनीज होगी इंडिया की जो ट्रेडिंग पे है, वो कंपनीज को अपने आप इंडेक्स फंड में चले जाएंगे। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड इंडेक्स फंड्स जो है, वो फंड्स उन्होंने काफी पिछले 1-1.5 साल में एक्टिव फंड, जिसे फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, उसे आउट परफॉर्म किया है, यानी उससे बेटर प्रदर्शन किया है। इस वजह से बहुत से निवेशक जो है उन्होंने इंडेक्स फंड्स की तरफ अपना इन्वेस्ट करने का प्लान किया है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बता दिया है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर जो मैनेजर है उसका बहुत ज्यादा रोल इनमें नहीं होता है, जिसके चलते ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं बाकी फंड से। और इसमें मैं इतना समझ गई हूँ कि टॉप कैटेगरीज की जो कंपनीज होती हैं उनमें हमारा पैसा जो है इन्वेस्ट किया जाता है। हर्षद, जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो उसके इतने अलग अलग टाइप्स होते हैं, लिक्विड, डेट, ये वो, उसकी वजह से जो आम इंसान है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो क्या आप हमें इंडेक्स फंड और डाइवर्सिफाइड फंड्स जो होते हैं उनमें क्या मेजर डिफरेंस है वो बता सकते हैं? जी बिल्कुल। हम इस प्रश्न को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रोल है वो आता है एक फंड मैनेजमेंट और रिसर्च का। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आज मेरे अंदाज से कम 300 इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं निवेशकों के लिए। अब ये बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कोई भी निवेशक के लिए। तो हमें जिस तरह से देखना चाहिए कि अब हम देखेंगे एक्टिव फंड्स, यानी जो आप जो कह रहे थे इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। अब पहली जो भूमिका है, जैसे हम बात कर रहे थे फंड मैनेजर की, तो एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर और एक रिसर्च टीम होती है जिनका काम होता है अलग अलग कंपनीज के बारे में रिसर्च करके, खोज के उसे एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या फिर पोर्टफोलियो के लिए खरीदना है। अब ये जो भूमिका होती है वो एक्टिव फंड्स में, यानी जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है उसमें होती है, जो फंड मैनेजर और रिसर्च टीम की होती है। पैसिव फंड यानी इंडेक्स फंड जो आप कह रहे हो, उसमें कोई भी रोल नहीं होता है फंड मैनेजर का। ये केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी आज भारत की टॉप 30 कंपनीज जो बीएसई सेंसेक्स में है, उसी कंपनीज में इंडेक्स फंड निवेश करेंगी। निफ्टी 50 फंड जो होगा उसमें जो इंडेक्स फंड जो है वो केवल वो निफ्टी 50 कंपनीज में ही निवेश करेगी। अब उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि समझ लीजिए निफ्टी 50 में एचडीएफसी बैंक का वेट जो होता है वो हो गया 10%। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है या उस निफ्टी 50 में निवेश कर रहा है, वो भी अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक को 10% का वेटेज देंगे। यही एक तरीका होता है जब इंडेक्स फंड चलते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें एक्टिवली डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में आपके फंड मैनेजर्स और फंड मैनेजमेंट का काफी रोल है, पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स में नहीं होता।
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि क्या क्या सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो एक एक्टिवली इक्विटी फंड मैनेजर जो है वो देखते हैं। जैसे कि वो देखेंगे, केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं देखेंगे, वो मार्केट की कंडीशन देखेंगे, मार्केट कहाँ पे है, किस तरह से आउटलुक है मार्केट का, किस तरह से जीडीपी का ग्रोथ होने वाला है, इंटरेस्ट रेट्स की क्या सिनेरियो है, ये सारा चीज कंसिडर करके जो है वो एक फंड मैनेजर अपना पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं और हमारा पैसा वो फंड में लगाते हैं, वो उस कंपनीज में लगाते हैं। उसी तरह से अगर आप देखोगे पैसिवली फंड मैनेजमेंट में केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्या है, ये सारी चीज जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है कि एक्टिव फंड्स यानी आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में, उसमें आपके पास जो पूल जो है, यूनिवर्स जो होता है, हर एक फंड का एक यूनिवर्स होता है। अब इन फंड्स के लिए एक यूनिवर्स जो है वो है सारी कंपनीज जो आज मार्केट में लिस्टेड है। मार्केट में तकरीबन 5000 कंपनीज है, जिनमें से टॉप 100 कंपनीज जो होती है उसे लार्ज कैप कहते हैं, उसके बाद के 150 कंपनीज जो होती है उसे हम मिड कैप कहते हैं, और उसके बाद जितने भी कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। तो अंदाजन 5000 कंपनीज, तो कोई भी एक्टिव फंड के लिए ये 5000 कंपनीज जो है वो यूनिवर्स बनती है। लेकिन हम बात करेंगे इंडेक्स का, तो इंडेक्स फंड में आइडियली वो टॉप 50 कंपनीज या उसके बाद वाली 50 कंपनीज या टॉप 100 कंपनीज, यही उसका यूनिवर्स हो जाता है। अब अगला पॉइंट जो है पोर्टफोलियो चर्निंग का। जो चर्निंग क्या होता है, तो सबसे पहली बात होती है कि कोई भी फंड मैनेजर, जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं और फिर उसको बेचने के लिए खरीदना बेचना चलता है, सो दैट हम कोई भी फंड इन्वेस्टर के लिए हम अच्छा रिटर्न्स बना पाए। तो इसके लिए जो होता है, जो कॉन्स्टेंटली जो खरीदना और बेचना पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को, उसे चर्निंग कहते हैं म्यूचुअल फंड की बातों में। नाउ अगर आप देखोगे कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जो चर्निंग जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर अपने हिसाब से कॉल लेते हैं, मुझे ये खरीदना है और मुझे ये बेचना है। जबकि हम इंडेक्स फंड्स की बात करेंगे तो चर्निंग ज्यादा नहीं होता। इसका एक रीजन ये है कि इंडेक्स फंड्स में केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन से ही फंड मैनेज किया जाता है। जैसे हमने कहा 10% जो एचडीएफसी बैंक का वेटेज है, जिस दिन वो वेट 9% हो गया, इंडेक्स फंड उसी को अपने पोर्टफोलियो में 9% करेंगे, तभी खाली चेंज करेंगे पोर्टफोलियो, नहीं तो वो पोर्टफोलियो साथ में ही चलता रहेगा। तो चर्निंग जो है, ये जो पूरा आपने कॉन्सेप्ट बताया ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत इजी हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, किसी मैनेजर की उसको मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इन वजहों से ये बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है इंडेक्स फंड। हर्षद, जैसा कि आपने बताया मार्केट कैप के हिसाब से इंडेक्स फंड जो है वो काम करता है, तो क्या ऐसा है कि जो लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है, इन तीनों के अलग अलग इंडेक्स फंड्स होते हैं? इंडेक्स फंड्स के अंदर क्या सब टाइप होते हैं, उस पे थोड़ा सा आप हमें बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए इंडेक्स फंड जो प्रीडोमिनेंटली होते हैं वो जो होते हैं आपके निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स वाले जो इंडेक्स फंड है, ठीक है, वो काफी पॉपुलर है। ठीक है, एक और सेगमेंट जो उभरता हुआ है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो बेसिकली आप उसके निफ्टी के 50 के बाद जो है उसके अगले 50 कंपनीज में निवेश होता है, लेकिन ये भी पैसिवली मैनेज ही होता है। तो प्रीडोमिनेंटली अगर आप बात करेंगे शिवानी की, तो टॉप 100 कंपनीज में ही इंडेक्स फंड्स निवेश करेंगे। ठीक है, तो जो लार्ज कैप कंपनीज हैं और जो टॉप 100 हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। हर्षद, जब हम रिस्क की बात करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है, वो एक माइंड में हमारी बात बैठी हुई है। तो आपको क्या लगता है इंडेक्स फंड्स कितने रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू दूसरे जितने भी फंड्स मौजूद हैं मार्केट में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडेक्स फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल जायंट और लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनीज में होता है।
इसमें 2-3 रिस्क जो मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा। एक होता है कि इंडेक्स फंड सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन पर चल रहा है, यानी जो कंपनीज में जिनकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू ज्यादा है, उनके आउटस्टैंडिंग शेयर ज्यादा है, उसके हिसाब से वो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ रही है। तो ये एक हिसाब से, जब एक साइड पे अगर एक बेनिफिट भी है कि हम सिर्फ बड़े और लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वही टाइम पे एक रिस्क भी हो जाता है कि ये केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, इस पे और कोई रिसर्च नहीं किया गया। वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ये मार्केट कैपिटलाइजेशन पे है, एक पॉसिबिलिटी है कि कोई स्टॉक जो एक एक्टिव फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद से हो सकता है कि वो सेक्टर के लिए या वो इंडस्ट्री के लिए या फिर वो कंपनी के लिए ये उचित समय नहीं है वो फंड वो कंपनी में निवेश करने का, लेकिन इंडेक्स फंड्स को उसमें निवेश करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट है। तो ये एक दूसरा रिस्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को समझने के लिए। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम दे देंगे कि येस बैंक जो है, जो काफी समय से ट्रबल्ड कंपनी था, बहुत सारे एक्टिव फंड्स में उनमें से एग्जिट कर लिया था, लेकिन येस बैंक बहुत समय तक इंडेक्स में रहा जब तक कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम नहीं हुआ और वो इंडेक्स से बाहर नहीं गए। अब कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर के लिए जब आपको पता चले कि ये कंपनी में कुछ इश्यूज है तो आप उसको एग्जिट कर पाओगे, लेकिन इंडेक्स फंड में आप नहीं कर सकते एग्जिट, क्योंकि वो अभी भी एक आपका इंडेक्स का पार्ट है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और एक रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से एक पोटेंशियल होता है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा जो है आपका उभरती हुई कंपनीज में भी निवेश करें, यहाँ पे आपको थोड़ा एडिशनल रिटर्न मिले, तो वो जो है वो यहाँ पर बहुत ही सीमित रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है, जो मैं रिस्क तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके छोटे मोटे ड्रॉबैक कहूंगा जो इंडेक्स फंड्स के हैं। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का ड्रॉबैक हो सकता है कि कभी फंडामेंटल्स के हिसाब से उस कंपनी की स्टडी ना की जाए जस्ट बिकॉज उसका मार्केट कैप बड़ा है, वो आपके फंड में हो सकता है, इंडेक्स में आपके हो सकता है। हर्षद, इसके अलावा क्या कोई खास टिप है जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ, ताकि वो और ज्यादा क्लियर हो जाएं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते वक्त? देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज जब हम एनालाइज कर रहे थे तब हमने ये देखा कि ज्यादातर क्या होता है शिवानी जी की इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो केवल परफॉर्मेंस के हिसाब से निवेश करते हैं। ठीक है, अगर हम पिछले 3-4 साल के पहले चले जाएं तो कुछ फंड ऐसे थे जो टॉप परफॉर्मिंग थे, जो आज टॉप परफॉर्मिंग नहीं है, लेकिन आज उनके परफॉर्मेंस एवरेज है। तो हमने क्या किया कि हमने उस समय के टॉप परफॉर्मिंग फंड और अभी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के साथ हमने इंडेक्स फंड्स की तुलना की। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर आया कि इंडेक्स फंड जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। अगर आप उसको कंपेयर करो कि पिछले जो समय में जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स थे और अभी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में, सो ये एक सामने क्लियरली आ रहा है कि कुछ एलोकेशन जो है वो हम हमेशा इंडेक्स फंड्स में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स फंड जो है वो कंसिस्टेंसी जो है उसका बरकरार रहता है। जैसे हम हमेशा कभी भी किसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं ना कि बीएससी सेंसेक्स ने 1980 से अब तक तकरीबन 14-15% रिटर्न दिया है। तो ये क्या है, बीएससी 30 जो है, सेंसेक्स जो है वो इंडेक्स ही है। तो कंसिस्टेंसी के लिए ये जो है ये काफी अच्छे फंड होते हैं। ठीक है, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और वो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छे तरीके से हमारी ऑडियंस को बता रहे हैं कि इंडेक्स फंड्स होते क्या हैं, क्योंकि बहुत बार हम क्लियर नहीं हो पाते हैं। म्यूचुअल फंड खास तौर पे एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आके हर इन्वेस्टर सोचता है कि कोई हमारी मदद कर दे। यही हमारा पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को एजुकेट कर सके, वो समझ सकें कि जहां पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस मैनेजर की वो मदद ले रहे हैं वो उनका पैसा कहाँ डाल रहा है, ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो
कैसे जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए सूटेबल है। जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, एक बात हमें हमेशा बताई जाती है कि अपना रिस्क एपेटाइट चेक कर लीजिए, ड्यूरेशन क्या रखनी है, आपको कब तक इन्वेस्टेड रहना है, आपका गोल क्या है, क्यों आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बताई जाती है। तो इस पे भी आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस कर दीजिए कि ये किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं। जी श्योर। देखिए, हमारी राय में इंडेक्स फंड जो है वो सभी टाइप के निवेशकों के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे कि और ये रीजन क्यों है, क्योंकि हमने थोड़े समय पहले बात किया कि इंडेक्स फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग एक सेगमेंट है। ठीक है, अब हर एक निवेशक को कुछ एलोकेशन जो होता है ना, वो आपको लार्ज और बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो दैट वो जो है ना आपका लार्ज कैप कंपनी जो है ना वो आपके पोर्टफोलियो का एक एंकर कहलाता है। ठीक है, तो इंडेक्स फंड्स एक अच्छा खासा एलोकेशन जो है वो आपके लार्ज और जायंट कैप्स में बना देता है। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी फंड हो या इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर हो उनको इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं जो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, रिस्क प्रोफाइल। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी निवेशक को एडवाइस करने के लिए। तो हमारी राय में यह है कि जो निवेशक अभी निवेश करना शुरू कर रहे हैं या जिनका रिस्क एपेटाइट कम हो, उनके लिए इंडेक्स फंड्स काफी अच्छे होते हैं। तो वो जो है वो तकरीबन 20 से 25% अपना पोर्टफोलियो का इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। अगला सेगमेंट जो होता है वो इन्वेस्टर्स वो है जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा एडिशनल रिस्क लेके, या फिर जिनका रिस्क एपेटाइट हाई हो। ठीक है, उनके लिए भी इंडेक्स फंड काम आएंगे। वहां पर वो चाहे तो तकरीबन 10 से 15% का एलोकेशन इंडेक्स फंड में रखे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स का है शिवानी जी, जहां पर वो जो है रिटायर्ड इन्वेस्टर जो है उनको थोड़ा बहुत पैसा जो है वो इक्विटीज में अभी आज के समय में रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो उनका पैसा जो है वो सब्सटेंशियली ग्रो नहीं करता। अब ऐसे निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक इस केवल इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो बड़ी कंपनीज में हो रहा है तो रिस्क कम है। ठीक है, दूसरी है कि देयर इज नो ह्यूमन बायस, फंड मैनेजर का कोई बायस नहीं है वहां पर। ठीक है, तो उनको पता है कि ये कंपनीज जो है केवल टॉप 50 कंपनीज में इंडिया की उसमें निवेश होगी, तो उसमें उनका पीस ऑफ माइंड जो है वो सब्सटैंशियल होता है। तो ये 3-4 सेगमेंट जो निवेशकों के हैं जो इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट अनुसार। ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें पॉइंटर्स गिनवा दिए हैं जिन जिन इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल है। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उनका रिस्क एपेटाइट नहीं है, वो जो रिटायर्ड लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनके पास अभी कोई एक्टिव इनकम तो है नहीं, तो जितना उनके पास पैसा है वो धीरे धीरे ग्रो करता रहे। इन्फ्लेशन जिस तरीके से चलती रहेगी उस तरीके से पैसे को बढ़ाना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये काफी अच्छा पॉइंटर आपने हमें बता दिया है। नॉन बायस होते हैं, कोई भी मैनेजर, किसी भी मैनेजर को एक फंड अच्छा लग रहा है तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो कंपनी का कैपिटलाइजेशन अच्छा है, मार्केट में होल्ड अच्छा है, उस पे सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडेक्स फंड में जब भी हम बात करते हैं, जैसे लिक्विड फंड हो गए, डेट फंड हो गए, उनका एक मिनिमम टाइम फ्रेम होता है जिसमें हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ इंडेक्स फंड्स में भी होता है? देखिए, इंडेक्स फंड इवेंचुअली तो आपका इक्विटी फंड ही है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर बाजार में हो रहा है, स्टॉक मार्केट में हो रहा है। तो उसी को देखकर अगर आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर रहे हो, ठीक है, तो आपका माइंडसेट जो है वो यही कहना चाहिए कि आप इक्विटीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। और कभी भी आप इक्विटीज में निवेश करो तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो कम से कम 5 से 7 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है तो 5 से 7 साल की, जी, जो लोग कोई भी ऐसा गोल लेके चल रहे हैं कि 5 से 7 साल के बीच में उन्हें पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एसआईपी और लमसम, इनमें आप क्या चॉइस हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए? एसआईपी डालनी चाहिए इंडेक्स फंड्स में, या लमसम अमाउंट है तो उसे हम एक बार डाल के 5 साल तक के लिए एकदम भूल सकते हैं? देखिए, ये दोनों जो तरीके हैं जो निवेश करने के, वो अलग अलग सेगमेंट
ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए काम आते हैं। अब कोई सेगमेंट ऐसा होता है जो सैलरीड सेगमेंट है, जहां पे हमारी इनकम जो है हर महीने आती है, और हम प्रेफर करते हैं कि हर महीने हमारे एक सैलरी के एक पार्ट जो है वो हर महीने एसआईपी की तरह निवेश हो। अब उनके लिए यूजुअली देखा जाए तो लमसम करने का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो बहुत कम होता है, जबकि अनटिल अनलेस कभी कभी बोनस का सिचुएशन आ गया या फिर कहीं पे कुछ एडिशनल कैश फ्लो आ गया तब। तो अगर हम देखिए, ये दोनों जो इन्वेस्ट करने का जो तरीका होता है लमसम और एसआईपी, इसका पर्पस बहुत ही अलग होता है। एसआईपी जो है वो डिसिप्लिन तरीका है, हर महीने हम निवेश करते जाएंगे और उसको हम जो है कॉर्पस को बढ़ाते जाएंगे। लमसम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जब समझ लीजिए मार्केट्स में कुछ करेक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गया जहां पे हमारे पास कुछ लमसम पैसा है और उसे हमें निवेश करना है, तो वो एक अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट चलता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। जी जी जी, बताइए। डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस, ये जो परफॉर्मेंस जो इन दोनों का है उसमें एक फर्क आएगा, ठीक है। लेकिन आज के समय में अगर किसी के पास लमसम है तो हमारी ये राय है कि अगर 100 रुपया आपके पास है लमसम निवेश करने का, तो 50 से 60 रुपया आप लमसम कीजिए, बाकी का जो 40 से 50 रुपया जो है उसे आप थोड़े समय के बाद निवेश कीजिए, या फिर देखिए कि अगर मार्केट में कुछ मूवमेंट होता है और कुछ कंसोलिडेशन होता है तब उसको डालें, या फिर जो बचे हुए 40-50 रुपए है उसका एक 6 महीने के लिए एसआईपी करके उसको भी निवेश कर दें। ये आज के कंडीशन के हिसाब से हम ले। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी आपने टिप हमारे साथ शेयर कर दी है। जितना वक्त आपसे लिया था उससे काफी ज्यादा आपसे बातें कर दी है हर्षद। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स फंड्स जैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हर्षद चेतनवाला, माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर। इनसे हमने जाना कि इंडेक्स फंड्स किस तरीके से काम करते हैं, किन इन्वेस्टर्स के लिए सही हैं, आप कब तक इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो आप हमें बता सकते हैं। हम अगली बार उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।